हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारा हिस्ट्री सेगमेंट है। हिस्ट्री सेगमेंट का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। और आज का जो हमारा लेसन है वो है भारत की यवन साम्राज्य। यवन साम्राज्य में हमारा सब कुछ आ जाता है, जैसे कि इंडो ग्रीक डायनेस्टी मतलब हिंद यूनानी वंश, शक, पल्लव, कुषाण, तो ये सब आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरुआत में देखें कि आखिर भारत की यवन साम्राज्य का इस देश पे आक्रमण हुआ कैसे और वो अपना पांव कैसे पसारे, अपना साम्राज्य को कैसे विस्तार किए और फिर कैसे अंत हुआ। भारत में मौर्य वंश के अंत होने के बाद में, भारत में इसके पहले मौर्य वंश था, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वीरदत्त। तो भारत में मौर्य वंश के अंत होने के बाद में जो वहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था था उसमें विकेंद्रीकरण आ गया। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया, ये छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, ये एरिया सब अपना इंडिपेंडेंट कर लिया। तो इस तरह का प्रवृत्ति को उभरने लगा और भारत की राजनीति में एकता जो है कुछ समय के लिए वो खंडित हो गया, एकता डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम से जो विदेशी आक्रमण थे वो बढ़ने लगे और फिर धीरे धीरे अपना वो इंडिया अफगानिस्तान इस एरिया में अपना पैर पसारने लगे। भारत पे आक्रमण करने वाले अगर विदेशी आक्रमणकारियों का लिस्ट देखें तो उसमें सबसे पहले आता है हिंद यूनानी, जिसको हम लोग इंडो ग्रीक कहते हैं। उसके बाद में शक, फिर पहलव और कुषाण, इस तरह का है। भारत में सबसे पहले अगर आक्रमण की बात करें तो सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डिमेट्रियस ने किया था और इसने 190 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण कर अफ़गानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े स्थान पे अपना अधिकार कर लिया था। और इसने साकल को अपना राजधानी बनाया था। साकल अभी के समय का जो सियालकोट है, तो सियालकोट को अपना राजधानी बनाया था और इसे ही हिंद यूनानी या फिर हिंद यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे जो विख्यात शासक था वो था मिनांडर। और मिनांडर ये सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक था और इसने लगभग 165 ईसा पूर्व से लेकर 145 ईसा पूर्व तक लगभग बैक्ट्रिया में 20 वर्षों तक शासन किया था। इसकी राजधानी साकल हम लोग देख लिए, साकल यानी सियालकोट, ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन से ली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछता है। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन से ली थी और नागसेन कौन थे, ये बौद्ध भिक्षु थे। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन जो उनको दीक्षा दिया था, जो उनको सिखाया था या धर्म के बारे में उनको ज्ञान दिया था, तो मिनांडर के प्रश्न और नागसेन क्या थे, सर्वस्ववादी बौद्ध भिक्षु थे। इनके द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित किया गया। उस पुस्तक का नाम था मिलिंद पन्हु। ये बहुत बार पूछा गया है। मिलिंद पन्हु बेसिकली मिनांडर और नागसेन के बीच में एक वार्तालाप है, उसको इसमें व्याख्या किया गया है। तो मिलिंद यानी मिनांडर के मन में जो सवाल था, आशंकाएं थी, वो प्रश्न पूछते थे और नागसेन उसका जवाब दिए थे। और इसी का जो कलेक्शन हुआ है मिलिंद पन्हु, जिसका मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न या फिर मिलिंद प्रश्न। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के का प्रचलन स्टार्ट किया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के का प्रचलन किया। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई और उस प्राचीन कला का नाम था हेलेनिस्टिक आर्ट। तो ये बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा है कि हेलेनिस्टिक आर्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। हेलेनिस्टिक आर्ट एक तरह का एक कला था जो भारत में गंधार कला इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, एक उत्तम उदाहरण है। तो ये हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक के द्वारा इसको चलाया गया था। इंडो ग्रीक जिसको कहते हैं हिंद यूनानी, इन शासकों के द्वारा भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई गई थी, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। डिमेट्रियस ने यूनानी और खरोष्ठी दोनों लिपियों के सिक्के चलाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिमेट्रियस ने यूनानी और खरोष्ठी दोनों लिपियों के सिक्के चलाए। भारत में शासन करने वाले यवनों में अंतिम शासक था हेलियोक्लिज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बाकी सब की तुलना में, लेकिन ध्यान में रखिएगा भारत में शासन करने वाला यवनों में अंतिम शासक था हेलियोक्लिज। मिनांडर के सिक्कों पे धर्म चक्र अंकित करवाया जाता था, मिनांडर के सिक्कों पे। तो कुल मिला के देखेंगे इंडो ग्रीक में सबसे जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो हुआ मिनांडर ही।
अब यूनानी शासक जब चूँकि इतना दिन रहे तो उनकी क्या मुख्य रूप से देन रही, उनका क्या भारत की संस्कृति में, भारत में उनका योगदान रहा। तो पहला देखें, यूनानियों ने राजस्व का दैवीय सिद्धांत दिया। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि दैवीय सिद्धांत है क्या। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं है बल्कि ईश्वर द्वारा संस्थापित संस्था है। मतलब ये राज्य को जो इस्टेब्लिश किया गया, राज्य जो बनाया गया है, ये मानवीय नहीं है, इंसान नहीं बनाया है, बल्कि इसको ईश्वर द्वारा एक स्थापित संस्था है जिसको चलाने के लिए राजस्व संग्रहण की आवश्यकता है। तो यूनानी ने राजस्व का दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये ध्यान में रखिएगा, दैवीय सिद्धांत यूनानियों के द्वारा दिया गया था। इन्हीं सांचा से सिक्का का निर्माण का विधि का भी शुरुआत किया। इन शासकों के समय से ही मुद्राओं पे राजा का नाम, चित्र और तिथि ये सब अंकन करने का शुरुआत हुआ। इसी समय देश में कालगणना, संवत ये सब का प्रयोग शुरू हुआ। सप्ताह के 7 दिन शुरू हुए, 12 राशियाँ हुई, कैलेंडर वर्ष ये सब का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत में यूनानियों का। और इन्हीं शासकों ने भारत को ज्योतिष कला का विकास हुआ। इन्हीं शासकों ने भारत में ज्योतिष कला का विकास किया। भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट का हम लोग देख ही लिए, हेलेनिस्टिक कला का भी विकास हुआ और एक देश के लिए बिल्कुल एक नया शैली था। तत्कालीन समय से भारतीय रंगमंच यवन कहा जाता है पर्दा का, तो यवनिका का भी शुभारंभ हुआ। उसी समय में भारतीय रंगमंच, जो हम लोग स्टेज पे ड्रामा वगैरह करते, उसमें जो कर्टेन होता है, जो पर्दा होता है जिसको हम लोग खींचते हैं और फिर पर्दा खुलते ही ड्रामा स्टार्ट होता है, तो वो जो पर्दा का शुभारंभ जो है वो इंडो ग्रीक के द्वारा किया गया है, यूनानी लोगों के द्वारा। अब यूनानी के बाद में, इंडो ग्रीक के बाद में आता है शक। यूनानियों के बाद में शक आए थे और शक के टोटल 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान ही दोनों में मिला के टोटल 5 शाखाएं की राजधानी यहीं पे थी। शक जो है मध्य एशिया के रहने वाले थे और ये चारागाह की खोज में भारत आए थे। इन्हें यूची वंश वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता है, ये भी प्रीलिम से पूछा गया है। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था और यह भारत में आके 5 जगहों में बसे थे। अब हम लोग 5 जगह और उसका राजधानी जो कि सिर्फ भारत और अफगानिस्तान में था। पहला कंधार कहाँ है? वो अफगानिस्तान में है। दूसरा तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। तीसरा मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चौथा उज्जैन MP में है। और 5वां नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने 58 ईसा पूर्व में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर उसको बाहर खदेड़ दिया और खुद जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, ये आगे भी चला था। जो उपाधि था विक्रमादित्य किसी का नाम नहीं था बल्कि एक उपाधि एक धारण किया गया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक संवत चलाया गया, एक नया संवत चलाया गया जिसका नाम रखा गया विक्रम संवत। तो ये इम्पोर्टेंट है, विक्रम संवत आप लोग ध्यान में रखिएगा। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? पराजित करके बाहर खदेड़ दिया गया था। और शकों को पराजित करने वाले कौन थे? यहाँ के स्थानीय राजा थे। शकों के सबसे प्रतापी शासक के रूप में थे रुद्रदमन प्रथम। और इससे संबंधित प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुद्रदमन संबंधित राजा से बारे में, जिसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं, जिसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक रहा। और इसने गुजरात के काठियावाड़ के सुदर्शन झील, इसी से क्वेश्चन रहता है रुद्रदमन प्रथम का, सुदर्शन झील जो कि मौर्य के द्वारा निर्मित किया गया था, उसको जीर्णोद्धार किया था, उसको उड़ाही किया था, उसको साफ सफाई किया था और फिर से उसको चालू किया था। तो रुद्रदमन प्रथम का एक बहुत बड़ा योगदान था कि सुदर्शन झील को वो फिर से नया जीवन दिया था। रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था और उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख तैयार किया था जिसका नाम था गिरनार अभिलेख। तो गिरनार अभिलेख जो है वो रुद्रदमन के द्वारा ही तैयार किया गया था। इसके पहले के सभी अभिलेख जो होते थे वो प्राकृत भाषा में होते थे और ये गिरनार अभिलेख किस में है? ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। उसके बाद में पार्थियन या पहलव इसको कह सकते हैं। शक के बाद में पहलव आए और पार्थियन लोगों को, यानी पहलव का मूल स्थान जो था
वो ईरान था, और इसका सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो था गोंडोल्फेनिस। इसके बाद में आता है कुषाण। पहलव के बाद में कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी कहलाए। बेसिकली यूची एवं तोखरी एक समुदाय का एक ग्रुप था, तो इसी कारण इसको पहलव के बाद में कुषाण है, जिसको यूची एवं तोखरी कहलाए। यूची नामक एक कबीला था जो कि 5 कुल में बटा हुआ था। यूची नामक एक कबीला था जो कि 5 कुल में बटा हुआ था। इनमें से एक कुल कुषाण था। ठीक है, अब कुषाण वंश के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि कुषाण वंश भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसिस थे। ये हमारे फाउंडर हो गए कुषाण वंश के संस्थापक। और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए कनिष्क। कनिष्क के बारे में तो मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे। और कनिष्क जो है अपना राजधानी रखा था पुरुषपुर, जिसको कहते हैं अभी के समय में उसका नाम है पेशावर। और पेशावर कहाँ है? यह है पाकिस्तान में। कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा, और मथुरा कहाँ? यह है उत्तर प्रदेश यानी इंडिया में। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पे बैठने के समय में एक संवत चलाया था, जो कि शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो 58 ईस्वी में चलाया गया था वो था हमारा विक्रम, और जो 78 ईस्वी में चलाया गया ये हमारा हो गया शक। दोनों कैसे क्यों चलाया गया है इसको आप देख लिए। तो ये जो हमारा जो है शक संवत इसलिए चलाया गया था क्योंकि कनिष्क जो है 78 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगीति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और उस समय वसुमित्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उस समय का जो शासक थे वो थे कनिष्क। कनिष्क के समय ही चौथा ये हमारा शुरू हुआ था बौद्ध सम्मेलन। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चिन्नी जनरल पेंचौवा इन्होंने कनिष्क को एक बार हराया था। लेखों में उसे महाराजाधिराज देवपुत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कनिष्क को। लेखों में बहुत जगह इसमें लेख में देखा गया है कि कनिष्क को बोला गया है महाराजाधिराज देवपुत्र। कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, ये तो हम लोग देख लिए। 78 ईस्वी में हुआ। ह्वेनसांग का जो यात्रा विवरण उससे पता चलता है कि इसने कपिसा पर भी अधिकार कर लिया था। कलहन की राजतरंगिणी, कलहन का एक बहुत बड़ा जो हमारा लेख था वो था राजतरंगिणी, जिससे पता चलता है कि कनिष्क ने कनिष्कापुर यानी कश्मीर नामक नगर को बसाया था। कुषाण लेखों में पहली बार दंडनायक या फिर कहा जाए महादंडनायक इन जैसे पदाधिकारियों का वर्णन कुषाण के अभिलेख से, कुषाण के लेख से ही पता चलता है। मथुरा लेख से पता चलता है कि ग्रामों का शासन ग्रामिक द्वारा चलाया जाता था। कनिष्क के बाद में हुविस्क किया, उसके बाद में और भी 1-2 शासक हुए। उसके बाद में हुविस्क हुए, जिन्होंने सिक्कों पर शिव, स्कंद, कुमार, विशाख, महासेन इन सब देवताओं की आकृतियाँ को उस पर उत्कीर्ण किया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। और कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसको हम लोग देख चुके हैं। वसुमित्र ने इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी क्योंकि अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म इसी समय चौथा बौद्ध संगीति में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। महायान शाखा को राज से मतलब उसको मिला क्योंकि ये कनिष्क जो है खुद महायान शाखा का इसका फॉलोअर था। कनिष्क के सिक्कों पे बुद्ध का अंकन भी मिलता है, और उसने सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। बाद में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत 78 ईस्वी को अपनाया गया है। कुषाण वंश की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी। इस वंश के महान शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तूफान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक इसका फैला हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियाँ विकसित हुआ। एक हुआ मथुरा और दूसरा हुआ गांधार शैली। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कुषाण शासक कनिष्क के समय में ही कला के क्षेत्र में 2 अलग अलग शैली डेवलप हुआ। एक हुआ मथुरा शैली और दूसरा हुआ गांधार शैली। भारत और यूनानी शैलियों का सम्मिश्रण जो कहलाया उसको कहलाया गांधार शैली। गांधार शैली में क्या हो गया? भारत और यूनानियों के शैलियों का सम्मिश्रण को गांधार शैली कहा गया। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण दोनों थे।
इस कला का विषय बौद्ध धर्म से संबंधित होने की वजह से ज़्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित ही होते थे और इसी की वजह से इसको यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी इसको कहा जाता था। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग आज पढ़ लिए। हम लोग आज के लेसन में बेसिकली हम लोग यवन साम्राज्य के बारे में हम लोग देखें। यवन साम्राज्य कैसे फैला, कौन कौन मुख्य राजा हुए और उनका क्या क्या योगदान रहा भारत में, ये 3 चीज़ों पे देखें। और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो होगा हमारा गुप्ता पीरियड, गुप्त काल। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं गुप्त काल के बारे में। थैंक यू।